नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ शहनशाही आश्रम देहरादून से झड़ी पानी मसूरी तक ट्रैकिंग की। इस मौके पर सीएम ने रास्ते से गुजर रहे अन्य ट्रैकर्स से भी बातचीत की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा है कि हम ट्रैकिंग रूट पर लोगों के बैठने और शौचालय की भी व्यवस्था करेंगे। सीएम ने कहा है कि विकास के साथ यहाँ का प्रकृति स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ पर साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि हमें शीतकाल की इस यात्रा के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ आज ट्रैकिंग पर निकले हुए थे और इस दौरान उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवाजाही करने वाले लोगों से बातचीत भी की और उनसे सुझाव भी लिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस रास्ते पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इसी के साथ ही यहाँ पर यात्रियों के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस मार्ग पर शौचालय भी बनाए जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि शीतकालीन यात्रा जो अभी राज्य में गतिमान है वो बेहद अच्छे से चल रही है और आज ट्रैकिंग पर सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ निकले हुए थे। शहनशाही आश्रम दून से झड़ी पानी तक उन्होंने ट्रैकिंग भी की है और ट्रैकर्स से भी बातचीत सीएम धामी ने इस दौरान की। साथ ही उनसे सुझाव भी लिए। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सजग नजर आ रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, सुझाव भी उनसे ले रहे हैं ताकि आने वाले समय में बेहतर रूप दिया जा सके। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रैक पर निकले हुए थे। जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और जो भी प्रदेश में चाहे वो शीतकालीन यात्रा फिलहाल चल रही है उसको लेकर तमाम तैयारियां जांच रहे हो या तमाम जो है उसका प्रचार प्रसार करने को लेकर हो। जिस तरीके से पहले भी चारधाम यात्रा जो चली, जिस तरीके से चलती है, उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब देखा कि तमाम चीजें जो है बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर वहां पर उतरे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है धरातल पर उतरते हैं, लगातार स्थितियों का जायजा भी लेते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी जो है सुबह जो ट्रैकिंग पर निकले और जहां उन्होंने शहनशाही आश्रम मसूरी से लेकर के राजपुर रोड वहां पर जो है ट्रैकिंग भी की और ट्रैकिंग के जरिए जो है तमाम स्थितियों का जायजा भी लिया। और ये शीतकालीन यात्रा के प्रचार प्रसार को लेकर भी जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठकें भी कर रहे हैं, शीतकालीन यात्रा किस तरीके से बढ़ावा मिले आगे चारधाम यात्रा को और किस तरीके से बढ़ावा मिले, तीर्थाटन को किस तरीके से प्रदेश में बढ़ावा मिले, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है और लगातार चारों धामों में श्रद्धालु 10 साल उनकी संख्या में इजाफा भी हो रहा है। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियां हो या तमाम आने वाले समय में तैयारियां हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक भी करते हैं, समीक्षा बैठक भी होती है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम भी करते हैं। तो इसको लेकर अब शीतकालीन यात्रा जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर भी पूरे एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है कार्य कर रहे हैं। और इसी को आज जो है उन्होंने ट्रैकिंग के जरिए एक मैसेज भी देने की कोशिश की है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी तरीके से जो है धरातल पर उतरते भी हैं और तमाम स्थितियों का जायजा भी लेते हैं और इसी के जरिए जो है प्रचार प्रसार आगे यात्रा का किस तरीके से होना चाहिए, क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजों का जायजा ले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरुण, ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरह से आज ट्रैक पर भी निकले थे और ट्रैकर्स से भी उन्होंने बातचीत की है, तो बातचीत के दौरान क्या कुछ पॉइंट्स भी सामने आए? जैसे कि वो बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई इस रास्ते पर बैठने के लिए भी स्थान बनाए जाएंगे, साथ ही शौचालय भी बनाए जाएंगे। और किन विषयों पर चर्चा हो पाई इस दौरान? क्या कुछ सुझाव मुख्यमंत्री को मिले इस दौरान?
विशाल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी वो जिस तरीके से अगर दौरे पर भी आते हैं, चाहे वो गैरसैंण में भी गए, वहां पर भी उन्होंने सुबह मॉर्निंग वॉक किया। तो तमाम जगहों पर जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो लोगों से बातचीत भी करते हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं उनसे सुझाव भी लेते हैं, किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, क्या कुछ अच्छा प्रदेश के लिए किया जा सकता है, शहर के लिए क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, और जो यात्रा चल रही है उसमें क्या कुछ और चीजें सरकार रख सकती है। तो सभी से इस तरीके से सुझाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाय की चुस्की के साथ लोगों से बातचीत भी की, और ऐसे में वहां पर भी उन्हें कई सुझाव मिले, जिसमें कि रास्तों पर शौचालय हो या बैठने की जगह हो, क्योंकि प्रदेश में तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। पर्यटन को भी लगातार जिस तरीके से पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और सैलानी बड़ी संख्या में साल दर साल यहाँ वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, पर्यटकों का भी जो है अच्छी सुख सुविधाएं उन्हें दी जाए, अच्छी व्यवस्थाएं उनके लिए बनाई जा सके। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा लोगों के साथ की है, और आगे इस पर कार्य होगा, इस तरीके के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। अरुण, जिस तरह से चारधाम यात्रा लगातार जारी है और शीतकालीन यात्रा जो कि इस बार शुरू भी हुई और काफी बड़े व्यापक स्तर पर चल भी रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री भी जैसे समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरह के दिशा निर्देश भी वो दे रहे हैं और क्या कुछ टारगेट भी लेकर के चल रहे हैं कि इस बार का कितना अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा? जी विशाल, देखिए, चारधाम यात्रा की अगर इस बार की बात की जाए तो हालांकि रिकॉर्ड में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन काफी जो है, क्योंकि बीच में मानसून सीजन आया, उसमें कई चुनौतियों से सामना करना पड़ा, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, सरकार को भी कई चुनौतियां सरकार के सामने आई, लेकिन बावजूद उसके श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी जो है वो रही है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए, शीतकालीन यात्रा पहली बार जो है प्रदेश में वो शुरू हुई है। अभी तक की अगर बात की जाए, शीतकालीन यात्रा में 15,000 प्लस यात्री जो दर्शन कर चुके हैं, और ये 20,000 तक संख्या जो है वो कुछ ही दिनों में जो है पहुंचने वाली है। तो ऐसे में जो है इस बार 20,000 की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं चारों धामों में। गद्दी प्रवास स्थल जो है चारों धामों के, वहां पर दर्शन करने के लिए। इसको लेकर इसके प्रचार प्रसार आगे और भी श्रद्धालु प्रदेश में आए, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में भी 25% तक जो है किराए में छूट देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इसी के साथ साथ ही यात्रियों को चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो या उनके रहने की व्यवस्थाएं हो, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, अन्य व्यवस्थाएं हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाने को लेकर भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बैठक जो की उसमें अधिकारियों को दिए। इसी के साथ साथ ही जो रास्तों में बर्फ जमा हो रही है, बर्फ में वहां से हटाई जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, किसी जान में का जोखिम ना हो, इसको लेकर बर्फ हटाई जानी चाहिए। इस तरीके के तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। शौचालयों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्थाएं, इसी के साथ साथ ही जगहों जगहों पर अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण, इस तरीके की तमाम तैयारियां जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट भी जो है अधिकारियों से ले रहे हैं शीतकालीन यात्रा को लेकर, और जो कुछ चीजें बेहतर करनी है, जो कुछ और व्यवस्थाएं बनानी है, उसको लेकर दिशा निर्देश भी साथ के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। और उसके बाद वो जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसके बाद उनकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस संगठन के जिला महामंत्री रहे त्रिलोचन जोशी ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं का बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाकर स्वागत किया है। वहीं कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार है। समाज के बीच में काम करते हुए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में अपने संगठन को भी मजबूत करें। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हम लोग क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमेशा प्रयास रहता है कि एक अच्छे लोगों का समूह हमारे संगठन के साथ जुड़े और हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा समाज के लिए काम करें। आज कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेवार लोग, बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने और बहुत निस्वार्थ भाव से, और ये उन्होंने खुलकर कहा कि हम केवल सेवा भाव से हम इस अल्मोड़ा नगर को जो नगर निगम बना है इसका बहुत अच्छी तरह से संतुलित और चहुर्मुखी विकास कराना चाहते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस नगर निगम नगर पालिका में बैठकर यहाँ केवल अभाव के अलावा और कोई भी पैदा नहीं किया,
हम इसको अभाव मुक्त करते हुए यहाँ को पर्यटक नगरी, सांस्कृतिक नगरी और ऐतिहासिक नगरी का बहुत बड़ा महत्व देने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित होकर इसमें काम करना चाहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व का भी, सारे कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि उन सब की भावनाओं का, उन सब के पास जो विज़न है उस विज़न का सम्मान करते हुए हम इस अल्मोड़ा नगर को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से इसका विकास करें। और संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थामा है कांग्रेसियों ने? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई, पहले आरक्षण को लेकर लोग कसम फंसे रहे, वही कांग्रेस के काफी लोगों ने टिकट की दावेदारी की, पर कांग्रेस के द्वारा भाजपा से लाकर के भाजपा आदमी को कर दे दिया गया, जिससे नाराज होकर ये कांग्रेस के बड़े लोग, बड़े लीडर, जिला महामंत्री सहित काफी लोग आज ये भाजपा में जाकर शामिल हो गए और उन्हें भाजपा के प्रति विश्वास दिखाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति काफी नाराज देखने को मिली। तो नसीम, क्या लग रहा है कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग पार्टी को? कहीं ना कहीं नुकसान तो स्वाभाविक हो नहीं, जब कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो, लेकिन कांग्रेस के लोगों का साफ शब्द में ये भी कहना था कि इनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में लोग सम्मिलित रहते थे, तो इसलिए इनके जाने या रहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे आने वाले समय में लेकिन बीजेपी अगर ऐसा ही करेगी, बीजेपी अगर इनको टिकट नहीं दे पाएगी तो क्या फिर से दामन छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल स्वभाव जिस तरह की प्रथा नजर आ रही है सर, उस हिसाब से तो यही नजर आ रहा है कि आज अगर कल को बीजेपी से ऐसा कोई मामला होता है, वहां से टिकट नहीं मिलता है, तो फिर शायद ऐसा भी संभव है कि वो बीजेपी का दामन भी छोड़ के वापस कांग्रेस में चले जाए, अन्य किसी पार्टी में शामिल जाए। बिल्कुल नसीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच हर एक प्रत्याशी अपने वादों से जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में भगवानपुर वार्ड नंबर 8 से सभासद पद के उम्मीदवार के पति नीतू कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने दावे पेश किए। उन्होंने बताया है कि पानी की निकासी से लेकर बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि वार्ड नंबर 8 की जनता अगर उन्हें वोट देकर जिताने का काम करती है तो वहां विकास की वो बयार बहेगी जो ऐतिहासिक होगी। ये चुनाव में अपनी सम्मानित जनता के प्यार और आशीर्वाद और सहयोग से लड़ रहा हूँ। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी जनता के साथ दिन रात खड़ा रहा और खड़ा रहूँगा, और जितने विकास कार्य मेरे वार्ड में पिछले 5 सालों में सम्मानित लोगों के साथ और सहयोग से हुए हैं, मैं उन्हें वादा करता हूँ कि जो काम इन 5 सालों में रह गए, इस बार उन काम को पूरा करने का मैं काम करूँगा। सभी लोगों का सहयोग और साथ और सम्मान मेरे यहाँ पहले भी रहा है और आगे भी उनका सम्मान ऐसे ही होता है। पौड़ी में वन विभाग के पास हुए अतिक्रमण को वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। डीएफओ स्वप्निल अनुरुद्ध ने बताया है कि मामले में शिकायत मिलने पर यह विभागीय कार्रवाई की गई है। मामले में शिकायतकर्ता और वार्ड नंबर 2 से सभासद पद के प्रत्याशी दिनेश सिंह बिस्ट का कहना है कि पूर्व महिला आरक्षित सभासद ने 2021 में अतिक्रमण किया था, जो इस बार सामान्य सभासद की सीट पर भी दावेदारी कर रहा है। शिकायत के आधार पर विभाग ने यह एक्शन लिया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। उस अतिक्रमण के प्रयास को जो है पिछले 15 दिनों में ही जो है वन विभाग की टीम और राजस्व की संयुक्त टीम ने विफल कर दिया है। जैसे ही ये अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ घेरबाड़ की जा रही थी, तो शुरुआत में ही जो है इस घेरबाड़ के प्रयास को हम लोगों ने विफल कर दिया था। फिर दोबारा जो है हमारी जानकारी में आया कि वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, तो कल रात देर शाम को जो है दोबारा उस अतिक्रमण के प्रयास को विफल कर दिया गया। यह भूमि जो है आरक्षित वन भूमि नहीं है, ये जो है सरकारी भूमि है जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बट किंतु ये वन विभाग के ऑफिस के नज़दीक थी और ये हमारे कब्जे में है। हम लोगों ने इस अतिक्रमण के प्रयास को जो है विफल किया। तो सभासद थी यहाँ पे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 2021 में
ये जगह कब्जा कर दी और यहीं पे डीएफ ऑफिस है और ये जगह भी डीएफ ऑफिस की है, वन विभाग की ज़मीन है। और उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और उसके बाद जो अपने एक पत्रकार हैं प्रमोद खंडूड़ी जी, उन्होंने भी मामले को उठाया था। आप कोई वीडियो खंगाल सकते हैं, तो उस पर जो है कि उस बिना पे जो है कि उनका यहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ था। मैंने कल पटवारी से भी बात की थी और बीच में फिर डीएफओ साहब ने अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसका अतिक्रमण हटाया, वो मामला ये जो इसका सामान वो जब्त किया गया। हरिद्वार में भेल सेक्टर 4 स्टेडियम के पास एक नामी स्कूल के छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया है। छात्रों ने कारों से स्टंट करने के साथ ही खुलेआम हवाई फायरिंग कर दी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने युवकों को चिन्हित करना भी शुरू कर दिया है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों में डर बनाने का माहौल ये बनाया गया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और युवकों का चिन्हीकरण भी किया है। ऐसे में तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ियों का भी हुजूम लगाया गया, स्टंटबाजी की गई और इसी के साथ ही बंदूक लेकर फायरिंग भी की गई। और ऐसे में हरिद्वार से ये तस्वीरें जो सामने आई वो वाकई डरा देने वाली थी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से हुड़दंग मचा रहे थे ये सभी छात्र? बिल्कुल, देखिए विशाल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल का ये वीडियो जिसमें कुछ छात्र थे जो बीएचएल के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे थे, जहां पे वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारी संख्या में जो छात्र थे अपने वाहनों के साथ पहुंचे थे, उनके द्वारा वहां पे आतिशबाजी की गई, हवाई फायरिंग की गई। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी एक दहशत का माहौल बना हुआ था। हालांकि अब वीडियो के आधार पर पुलिस ने तमाम जो छात्र थे उनको चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। स्कूल में भी जाकर जो है पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है, कौन छात्र थे, किस वजह से जो है ये स्टेडियम पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने लगभग 60 से 70 छात्रों के खिलाफ यहाँ पे अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर जो छात्र हैं उनकी पहचान भी यहाँ पे की जा रही है। देखो विशाल, हमने लगातार देखे कि जो हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल है उनके द्वारा लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है जो अपने आप को सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर इस तरह की वीडियो बनाते, कहीं अकाउंट भी डिलीट किए गए थे। हालांकि जिस अकाउंट पे ये वीडियो वायरल हुई थी वो अकाउंट भी पुलिस के द्वारा डिलीट करा दिया गया है, वीडियो को जब्त कर दिया गया। वीडियो के आधार पर अब सभी छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है। जी, लेकिन क्या अभी तक किसी छात्र की कोई गिरफ्तारी भी इस दौरान हो पाई है क्या मनोज? बिल्कुल, देखिए अभी तक पुलिस ने जैसी जानकारी दी है तो पुलिस का यही कहना है कि वीडियो के आधार पर करीब 60 से 70 छात्रों के खिलाफ यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि सभी अभी अज्ञात में ये मुकदमा लिखा गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा आज जो है तमाम वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान की जा रही है, उनको खोजा जा रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीपीएस स्कूल था जिसके छात्र थे उस पर भी जाकर जो है पूछताछ की जा रही है। लगातार भी हम देखते हैं कि जब कोई ऐसा मामला होता है तो हरिद्वार की जो पुलिस है लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करती है और लगातार भी हमने देखे हैं कि ऐसे अकाउंट जो अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने को लेकर, चाहे वो बाइक से इंस्टेंटबाजी करने वाला वीडियो या फिर अश्लीलता फैलाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जाती है तो वो अकाउंट भी डिलीट किए जाते हैं। ये अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। एसएसपी ने कहा है कि सर्किल ऑफिसर, जोनल और सुपर जोनल अधिकारियों की ड्यूटी भी निर्धारित इस दौरान कर दी गई है। हमारा नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उसको लेके हम लोगों के द्वारा जो ज़रूरी हमारे जो इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। इसके लिए जो सर्कल अफसर्स की ड्यूटियां, जोनल सुपर जोनल की ड्यूटियां हम लोगों के द्वारा ऑलरेडी असाइन कर ली गई हैं और साथ में जो बूथ स्तर तक की जो ड्यूटियां हैं उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की जो भी ज़रूरी इंतजामात हैं उसकी हम लोगों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जल्दी ही ड्यूटियां हमारी बूथ स्तर तक लग जाएंगी और साथ में जो इलेक्शन के से रिलेटेड जो इस समय शराब का और अन्य जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो लोग अवैध रूप से शराब को पिलाने का काम करते हैं, उस पर हम लोगों के द्वारा सख्ती की जा रही है। इसमें हम लोगों के द्वारा कार्रवाइयाँ भी विगत में की गई हैं, आगे भी करी जाएंगी। असलहे को जमा कर उत्तराखंड में साल 2015 में कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा भोजनालय योजना की शुरुआत की थी। मकसद ये था कि रास्ते में और सस्ते दामों पर गरीबों को भरपेट खाना मिल सके।
राजधानी देहरादून के कई इलाकों में इंदिरा अम्मा भोजनालय खोला गया था, जिससे गरीबों को राहत मिली थी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कई भोजनालयों में ताला लटका हुआ है और जहां खुला भी है तो वहां बंद होने के कगार पर है। सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2015 में कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत की गई थी, जिसमें सस्ते दामों पर गरीबों को भोजन मिल जाता था। लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं है। राजधानी देहरादून में ही 5 इंदिरा अम्मा भोजनालय की स्थिति ठीक नहीं है। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे लेकर सरकार की नीतियों पर जोरदार सियासी हमला बोला है। देहरादून में योजना की आज स्थिति क्या है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। देहरादून के 5 भोजनालयों में से जो घंटा घर के पास है, उसमें ताला लटका हुआ रहता है। बताया जाता है कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त प्रत्येक दिन हजारों लोगों को मात्र 20 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जाता था। आज इंदिरा अम्मा भोजनालय की स्थिति यह है कि कहीं ताला लटका हुआ है तो कहीं किसी तरह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इनको चला तो रही हैं, लेकिन पहले की तरह यहाँ कोई खाना खाने तक नहीं पहुँचता है। अब मात्र 150-250 लोग ही खाना खा रहे हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों का भी स्टैंडर्ड अप हुआ है। यहाँ पे तो वो लोग आते हैं ना जो लोग मजबूर हैं, मतलब मजबूरों के लिए है ये लोग खाना, तो फिर कमी हुई है धीरे धीरे संख्या काफ़ी है। मतलब आपके सामने रजिस्टर रखा हुआ है, इसमें मतलब वही है 150 भी है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कमी है, कभी 50 ही लोग आते हैं। वो उस पर कोई वो नहीं है, मतलब काउंटेबल नहीं है कि अप्रॉक्स पब्लिक आती है, इतना नहीं है। ये अलग बात है कि मौजूदा वक्त में सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इंदिरा अम्मा भोजनालय चलाने के लिए दे रहे हैं और सब्सिडी भी दे रहे हैं। लेकिन लोगों की संख्या कम होने से और बढ़ती महंगाई के बीच इसे चलाने के लिए महिलाओं को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत दयनीय स्थिति में है। उस कंसेप्ट के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप इंदिरा जी का नाम हटा दीजिए ना। आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, आप उनके नाम पर कर दीजिए। आप किसी और भाजपाई नाम पर कर दीजिए, कोई भाजपा विजय राजे सिंधिया जी के नाम पर कर दीजिए। लेकिन उस कंसेप्ट जो जिसका उसमें 3 उद्देश्य थे। एक तो पर्वती और उत्तराखंडी जो व्यंजन है उनको आगे लाना था। दूसरा लोअर मिडिल क्लास जो छोटे श्रमिक हैं, जो इधर उधर जिनको हम गिग वर्कर कहते हैं, कहीं किसी की दुकान में काम कर रहे हैं, किसी की और जगह काम कर रहे हैं, उन लोगों को सस्ता खाना देना था। और तीसरा उसको केवल महिलाएं संचालित करती थी, तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना था। तो आपने उस कंसेप्ट को नष्ट कर दिया। इस योजना को अपने शासनकाल में शुरू करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते हैं कि इसकी शुरुआत इसीलिए की गई कि महिलाओं को रोजगार मिल सके, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद मिल सके, साथ ही रेहड़ी पटरी रिक्शा चलाने वाले गरीब व्यक्ति 20 रुपए में पेट भर खाना खा सके। सरकार को चाहिए कि इस योजना को चलाने के लिए अगर वो इंदिरा का नाम पसंद नहीं करती तो नाम बदलकर इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो पौष्टिक अनाज है पहाड़ के, उनका व्यंजन नहीं मिल पाएगा लोगों को। और महिला उद्यमिता व्यंजनों के क्षेत्र में बहुत कामयाब होती, लेकिन लाए नहीं आप, बल्कि हमारे कई व्यंजन जो है वो बड़े ऊंचाई पर पहुंचे थे उस योजना के प्रारंभ करते ही, जैसे झुंगरे की खीर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।